हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के क्लास 4 के चैप्टर 7, 8, 9, 10 को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ केरल के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे तथा अन्य और भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पर अब क्लासेस शाम 4 से शाम 5 के बीच में अपलोडेड होंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे पहले मैंने क्लास 3 के सारे चैप्टर और क्लास 4 के 9 तक के चैप्टर को डिस्कस करा दिया है और आगे के चैप्टर भी आपके इम्पॉर्टेंट है, तो हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 7 क्या है, खिड़की से। चैप्टर 7 का नाम है खिड़की से। देखिए, ये क्या कह रहा है कि मडगांव गोवा राज्य में है। मडगांव कहाँ है? तो गोवा राज्य में है। जैसे कि इसमें याद कर सकते हैं कि इसमें भी गांव लगा है, गफुर गांव, गफुर गोवा, तो ये क्या हुआ, मडगांव कहाँ है? तो गोवा राज्य में है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद गोवा और केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल जाने के बीच में कितनी सुरंगें हैं? 92 सुरंगें। और कितने पुल हैं? तो 2000 पुल है। और मडगांव कहाँ स्थित है? गोवा में। मडगांव, गांव फॉर गोवा, तो मडगांव कहाँ है? गोवा राज्य में है। उडुपी स्टेशन पर इडली बड़ा मिलता है। कौन सा स्टेशन पर? तो उडुपी स्टेशन पर कौन सा चीज़ मिलता है? तो इडली बड़ा मिलता है। देखिए, मैंने जहाँ नोट लगा रखा है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो जहाँ मैंने नोट लिखा है वहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है और मलयालम में वलियम्मा किसे बोलते हैं? माँ की बड़ी बहन को बोलते हैं। और माँ की बड़ी बहन क्या लगेंगी? आपकी मौसी, यानी कि वलियम्मा हम मौसी को बोलते हैं। ठीक है, और अमूमा किसको बोलते हैं? अमूमा माँ की माँ को बोलते हैं। माँ की माँ क्या लगेंगी आपकी? तो नानी। अगर नानी को बोलना होगा तो अमूमा बोलेंगे और बड़ी मासी को क्या बोलेंगे? वलियम्मा बोलेंगे। यानी कि मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अमूमा अपनी माँ की माँ को कहते हैं, यानी कि नानी को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आगे मैंने नोट लगा रखा है यहाँ भी। केरल में नारियल के पेड़ और चावल की भी खेती होती है। जैसे कि केरल कहाँ है? तो केरल आपके समुंदर के किनारे, और समुंदर के किनारे आप देखेंगे किस तरह के नारियल पाए जाते हैं, तो यहाँ नारियल की खेती होती है। और ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समुंदर के किनारे होने के कारण वहाँ पर मछली ज़्यादा मिलती है और मछली को हम किसके साथ खाते हैं? चावल के साथ। तो जाहिर सी बात है वहाँ की चावल की भी खेती होती है। तो नारियल, केरल कहाँ, केरल में नारियल के पेड़ के साथ साथ चावल की भी खेती होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, केरल के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद या क्रीम रंग के सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। यहाँ की महिलाओं को देखिए तो सब क्रीम कलर की साड़ियाँ पहनी है, और यहाँ के पुरुषों को देखिए तो ये देखिए धोती का डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं। तो वहाँ के लोग कैसे पहनते हैं? तो क्रीम या सफ़ेद कलर की सूती धोती, और वहाँ की लेडीज़ जो होती है वो क्या पहनती है? साड़ियाँ। तो ये कहाँ की है? तो ये केरल के लोग पहनते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है भाषा की। तो ये भाषा है, यहाँ आपकी भाषा है और कहाँ बोली जाती है वो ये आपके राज्य है। तो देखिए, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल और लक्षद्वीप में। ठीक है, तो मलयालम केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी ल लगा है, यहाँ भी ल लगा, और इसमें भी ल है और इसमें भी ल है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मलयालम केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है। लक्ष्य, केरल, मलयालम। लक्ष्य, केरल, मलयालम। ठीक है, गोवा कहाँ बोला जाता है? तो गोवा कोंकणी, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा बोली जाती है। म फॉर मराठी, म फॉर महाराष्ट्र, यानी मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। और गुजराती कहाँ बोले थे? गुजरात में। अब मैंने पिछले वीडियो में कैसे याद करवाया था कि गुजरात के पास गुजरात से सटे कौन कौन से राज्य है, तो कैसे मैंने आते, मैंने एक रात गुजारी कहाँ? तो हवेली पर। किसकी हवेली? नगर की हवेली में। और वहाँ पर किसी का भी दमन नहीं किया गया। ठीक है, और भी मैंने कैसे याद कराया था कि वहाँ पर राजस्थान थे, मैंने एक रात गुजारी ऐसे स्थान पर। महाराष्ट्र भी आपका पड़ोसी राज्य था जहाँ पर बड़े बड़े राष्ट्र के लोग आते हैं, और रात कहाँ गुजारी? नगर की हवेली पर, जहाँ किसी का भी दमन नहीं किया गया हो।
लेकिन यहाँ बात करते हैं, यहाँ भाषा की बात की गई है, तो यहाँ कौन-कौन से गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गुजरात में, दादर नागर हवेली में और दमन दीव, ठीक है? यहाँ गुजराती बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की, क से कन्नड़, क से कर्नाटक, गुजरात गुजराती, और गुजरात के बगल में दादर नागर हवेली, दामन दीव भी है। मराठी कहाँ है? कि महाराष्ट्र की है। कोंकणी आपकी गोवा की हो जाएगी। मलयालम मलयालम ल लग रहा है तो लक्षद्वीप केरल में भी है, और केरल और लक्षद्वीप में भी ल है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये वाला जो चैप्टर है, थोड़ा-सा पीडीएफ का पेज इधर हो गया है, ये आपके चैप्टर 8 का है, ठीक है? ये आपके चैप्टर 8 का है, जिसका नाम है नानी के घर तक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेल टिकट, यहाँ भी मैंने नोट लगाया, इससे भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं कि रेल टिकट पर कौन-कौन सी जानकारियाँ होती है। आप इसमें नहीं देखिए, आप सोचिए कि अगर आपको रेल का नंबर नहीं मालूम है, तो आप कौन-सा ट्रेन पकड़िएगा? तो ये भी होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम जिस ट्रेन में सफ़र करेंगे, तो हमको सफ़र का डेट क्या होना चाहिए? तो सफ़र शुरू होने का तारीख भी मालूम होना चाहिए। जहाँ पर आप बैठेंगे, जहाँ पर आप सोएँगे, तो वो बर्थ कहलाता है, बर्थ का नंबर भी आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मालूम चाहिए कि हम जिस बर्थ पर हम किस में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, स्लीपर में जा रहे हैं, तो उसका कितना किराया होना चाहिए। तो 4 चीज़ें होना चाहिए। पहले तो आप जिस ट्रेन में जाएँगे, वो ट्रेन का नंबर होना चाहिए। आपका बर्थ नंबर होना चाहिए, जिस बर्थ पर आपका नंबर दिया हो ठहरने का। फिर इसके बाद उसका किराया कितना होगा, आप किस तारीख को जा रहे हैं, तो ये चारों चीज़ें आपके ट्रेन के टिकट पर होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर वो बोलता है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो जो वो बताता है कृपया ध्यान देने के लिए, तो यही चीज़ें बताती है कि रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी और कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है? इसके बाद बता रहा है कि ओमना एक लड़की का नाम है जो इस चैप्टर में है। तो ओमना ने नागरकोइल एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र किया था। नागरकोइल एक ट्रेन का नाम है, एक्सप्रेस ट्रेन का सफ़र किया था, जो अहमदाबाद से नागरकोइल रेलवे स्टेशन तक, कुल 13 रेलवे स्टेशन है। देखिए, अहमदाबाद और नागरकोइल स्टेशन तक की कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं उनके बीच में, तो 13 रेलवे स्टेशन है, ठीक है? देखिए, यही चैप्टर 8 है, जो वहाँ से मैंने रेल टिकट से यही एक पीडीएफ इधर-उधर हो गया है उसका पेज। तो ये चैप्टर 8 से था, जिसका नाम था नानी का घर। तो ये पहला पीडीएफ का पेज था। तो यहाँ पर कह रहा है कि केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल किया था। अब देखिए, फेरी क्या होता है? तो ये चीज़ें होती हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में आप इसे पढ़ चुके हैं, जो मैंने पिछले क्लास 3 में शायद पढ़ाया था। तो केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का, ये क्या होता है कि एक नाव होती है जिसमें घर बना होता है। ये सब कहाँ चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, ये सब कहाँ? तो ये सब केरल में इस्तेमाल की जाती है, और केरल में ही आप ये चीज़ें आपने पढ़ा है। तो केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का। ये याद रखिएगा, फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी एक नाव होता है जिस पर घर बने होते हैं। ये जो आपको पेज दिख रहा है चैप्टर 8, ये पेज आपका यहाँ होगा। ठीक इसके बाद इस पेज के बाद यहाँ होगा चैप्टर 8, उसके बाद ये पेज था, और इसके बाद ये पेज था, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर 8 यहाँ पर ख़त्म हो रहा। अब आता है चैप्टर 9, जिसका नाम है बदलते परिवार। यहाँ देखिए, बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है, इन बदलाव का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि चर्चा को संवेदनशीलता से करना चाहिए। इसे आप कैसे समझेंगे? सपोज कीजिए कि जैसे आप छोटे बच्चे हैं और किशोरावस्था में बढ़ते हैं, तो आपके शरीर में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि लड़कियों में पीरियड आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लड़कियों में पीरियड आता है, उनका दिमाग काम करना बंद करता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ गया है। लड़कों की बात करते तो उनके चेहरे पर दाढ़ी मोछ आना शुरू हो जाता है, तो वो भी मतलब भ्रमित हो जाते हैं कि अचानक से मेरे चेहरे पर बाल आना कैसे शुरू हो गया। तो ये सब क्या है कि इससे बच्चों पर गहरा असर पड़ता है, और इस चीज़ों के बारे में वो दूसरे से जल्दी शेयर नहीं कर पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। तो यही बात कह रहा है कि बदलाव ज़िंदगी का हिस्सा है, इन बदलाव का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए आवश्यक है कि चर्चा को संवेदनशीलता से करना चाहिए। जैसे ही टीचर आप बनते हैं, तो आप 9th के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो अगर ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इससे बच्चों के बीच में आपस में बातें करनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने ज़िंदगी को लेकर कंफर्टेबल रहे, किसी प्रकार के कोई भ्रम में ना रहे। तो संवेदनशीलता से चर्चा करना बहुत आवश्यक है।
इसके बाद बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। यह कैंप कहाँ लगता है? आंध्र प्रदेश में। इस कैंप द्वारा कम उम्र के शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। देखिए, मैं आपको इस तरह से इसको याद करवाऊंगी। ये इसको इतनी ध्यान उस तरह से नहीं दीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं आंध्र प्रदेश, जहाँ के लोग क्या होते हैं? अंधे। देखिए, ये सिर्फ मैंने ट्रिक आप लोग को याद कराने की बात किया था। देखिए, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको मालूम नहीं चलता है कि उसकी लड़की कितने साल की है, तो वो क्या होता है, कम उम्र में उसकी शादी करा देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी लड़की अब बड़ी हो गई है। तो जो अंधे लोग होते हैं वो कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करा देते हैं। तो वही बात है कि आंध्र प्रदेश में ही शादी ये कम उम्र में लड़कियों की होती है। तो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप में कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो ये कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश के है। ठीक है। इसके बाद देखिए, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। हमें वोट देने का अधिकार भी 18 ही है। तो लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए? 18, और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 है। अगर आप कहेंगे कि देखिए, लड़का हमसे 2-3 साल बड़ा रहेगा तो चलेगा, ठीक है। अगर आप अपने उम्र के लड़के से शादी करेंगे तो आप दोनों के विचार जो होते हैं बराबर होंगे और आप तुरंत किसी भी चीज़ पर लड़ जाएंगे। वहीं आपसे कोई ज़्यादा उम्र का लड़का रहेगा, समझदार रहेगा, तो आप लोग में ऐसे तालमेल बना रहेगा। तो वहीं इस तरह से याद करेंगे कि लड़कियों की उम्र थोड़ी सी कम होगी, 18 साल, और लड़कों की थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 21 साल। तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर 10, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, कबड्डी को चे डू गुडू या हु तू तू या हा डूडू, हु किट किट आदि नाम से भी जाना जाता है। कबड्डी के इतने सारे नाम हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए, कबड्डी के टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। अब ऐसे याद रखिए कि टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या 12 होती है, लेकिन जिसमें से 7 खिलाड़ी एक समय पर खेलते हैं। टीम में आपके 12 खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन 7 ही खिलाड़ी एक समय पर खेलते हैं। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे बोलते हैं कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7, लेकिन एक समय पर 7 खेलते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है, ठीक है। खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो सके। सपोज कीजिए, अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में नियम नहीं रहता कि कितने बजे स्कूल खुलेंगे, कितने बजे बंद होंगे, कितने बजे लंच होंगे। तो जिसको जब मन उठकर स्कूल चला जाता, जब मन करता स्कूल से बाहर निकल जाता, जब मन करता तब खाता, तो आपके पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। तो उसी तरह कहा गया है कि जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि हर खेल के कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से खेल सकते हैं। इसी तरह आपकी ज़िंदगी पर बात की गई, आपके जीवन पर बात की गई। खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि हम सभी काम को सही ढंग से कर सकें। अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक नियम बनाइए कि हमें इस दिन हमें इस चीज़ की तैयारी करनी है, हमें इस दिन इसका क्वेश्चन बनाने हैं, इस दिन इसको पढ़ना है। इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देता है। इस पर चर्चा की जा सकती है। जैसे कि मान लेते हैं, कोई खेल खेलने के लिए बात कर रहा है कि कोई लड़का कह रहा है कि मैम हम भी खेलेंगे। अगर कोई लड़का कह दे रहा है कि नहीं, तुम बहुत नीचे कास्ट आते हो, तुम नहीं खेलोगे, तो यहाँ पर उस लड़के को बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा फील होगा, अकेला महसूस करेगा। तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलने लगेंगी। तो इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। तो इसीलिए कह रहा है कि भेदभाव जहाँ भी आपको कहीं दिखाई देता है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना जरूरी है, क्योंकि कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें आपका दिमाग भी चलाना जरूरी है और आपके शरीर भी चलाना जरूरी है। अब बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है जो भार उठाती है। देखिए, वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है, ठीक है। इस तरह से इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कि यह कहाँ की है, तो यह एक आंध्र प्रदेश की है। यह कहाँ के हैं? तो एक आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो आंध्र प्रदेश की लड़की है,
अंधे परदेश की बात करते हैं। देखिए जो अंधे लोग होते हैं, जैसे कि जो नहीं देख सकते, आँखों से जिनको दिक्कत है, अगर उनसे कहिए कि ये जो चीज़ दिख रहा है ना इसे आप उठा लीजिए, तो उसको लगेगा ना कि उनको थोड़ी नहीं मालूम है कितने केजी का है, कितना भार है, तो तुरंत अपने सर पे ऐसे धीरे-धीरे करके उठा लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली थी, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, जो एक प्रकार की क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। तो कर्णा मल्लेश्वरी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। ये कहाँ की थी, तो ये आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। या इनके पापा क्या थे, तो इनके पापा पुलिस में हवलदार थे, ठीक है। और ये जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये देखिए ये सब ऑप्शन में आपके पूछते हैं, ये भी आपके पूछते हैं कि कर्णा मल्लेश्वरी कहाँ के, आंध्र प्रदेश की। मैंने कैसे याद करवाया कि जो आँखों से नहीं देख सकते हैं, थोड़ा अंधे होते हैं, वो कोई भी भार को उठा लेते हैं, क्योंकि पहले उनको नहीं मालूम रहता है कि कितने केजी का है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि कर्णा मल्लेश्वरी भार उठाती थी, वेट लिफ्टर थी और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और ये 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि अब वह एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। ये है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और जो ये वेट लिफ्टर हैं और ये एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं, ठीक है। ये भी आपका देखिए जो मैंने टॉपिक लिया है ये सब आपके ऑप्शन में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ का इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको इन सभी को देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको सही करना है। तो ये क्या करती थी, एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। ये लाइन भी याद रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल, ठीक है। देखिए इनकी 4 बहनें थी जो रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती थी। मतलब यहाँ कह रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी की कितनी बहन थी, 4। और जैसे बड़े भाई बहन करेंगे वैसे छोटी बहन भी करेंगे, तो ये भी क्या करती थी, वज़न उठाने का अभ्यास करती थी। एक बार अच्छी तरीक़े से इनके बारे में देख लेते हैं। कर्णा मल्लेश्वरी कहाँ की थी, अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टर थी और ये कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करती थी। अब वह एक बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा लेती हैं और कर्णा मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं और इनकी 4 बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पर यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं आपको पहले सभी चैप्टर का आपको चैप्टर बाय चैप्टर करा रही हूँ क्लास का। आपका जैसे ही ईवीएस का 3 से 5 तक का चैप्टर समाप्त होगा, इसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहेगी। आप लोग को मैं एक बार थ्योरी कंप्लीट करवा दूँ, इसके बाद प्रैक्टिस होगी क्वेश्चन की और आपके एग्ज़ाम के 15 से 16 दिन पहले आपके पैडागोजी और आपके कंटेंट को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद सिर्फ आपके प्रैक्टिस चलेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। तो वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।